नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं बाल मनोविज्ञान सीडीपी से। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दोनों की दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। यूपी टेट के लिए रामबाट क्लास है, यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूपी टेट में दोस्तों आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाना है। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वैसे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे सी टेट का एग्जाम हो गया, यूपी टेट के लिए तो है ही रामबाट, क्योंकि यूपी टेट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, पी टेट मतलब पंजाब टेट हो गया, एस टेट हो गया, मध्य प्रदेश टेट हो गया। जितने भी टेट्स एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी आपके टीचिंग से संबंधित एग्जाम होते हैं, सभी के लिए रामबाट क्लास है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छे से वॉच करें, आराम से बैठ जाइए, पूरा मॉक टेस्ट लगा करके उठिए। ठीक है, 30 में से 30 क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हूँ, 30 में से 30 क्वेश्चन आपके फंसेंगे यूपी टेट में। ठीक है, यूपी टेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बच्चा है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 90 से 110 के बीच में है। तो वह किस प्रकार का बच्चा है, सामान्य बुद्धि का बच्चा है, प्रखर बुद्धि का बच्चा है, उत्कृष्ट बुद्धि का बच्चा है, ये दोस्तों प्रतिभाशाली है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो दोस्तों वह आपका सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। इसको दोस्तों आप औसत या सामान्य बुद्धि भी बोल सकते हैं, औसत बुद्धि वाले बालक या सामान्य बुद्धि वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। ठीक है, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धमाकेदार क्लास है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है दोस्तों, आजीविका कमाना। ठीक है, पैसे कमाना मतलब, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या दोस्तों बौद्धिक विकास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो दोस्तों शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है दोस्तों आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है दोस्तों, सर्वांगीण से मतलब होता है दोस्तों बच्चे का सभी प्रकार का विकास, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, ये सभी दोस्तों आपके विकास होते हैं। ठीक है, तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वो आपका नैतिक विकास भी, सामाजिक भी, और दोस्तों आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, है ना, भावात्मक, ये सभी प्रकार के विकास होते हैं। ये दोस्तों आपके सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है दोस्तों। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसमें व्यापक का अर्थ पूछा हमसे, सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या दोस्तों शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो व्यापक का मतलब होता है दोस्तों ब्रॉड, मतलब बड़ा, सभी प्रकार का विकास, है ना दोस्तों, जिसमें शैक्षिक भी होगा और सह शैक्षिक क्षेत्र भी शामिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है दोस्तों शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर
शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये शिक्षकों के लिए है, तो आप लोग बताइएगा, आप लोग शिक्षक हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे पाता है, मतलब शिवानी कक्षा चल रही होती है, कक्षा में दोस्तों एक बच्चा होता है जिसका नाम है शिवानी, वो तत्काल एक क्वेश्चन पूछती है, प्रश्न पूछती है, और शिक्षक क्या है, उसका जो उत्तर है वो तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, या ऑप्शन सी शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं अभी नहीं जानता हूँ, या ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं, लॉजिक तार्किक क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक को समझना चाहिए कि शिक्षक जो है प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या दोस्तों तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो दोस्तों तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बच्चा किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको तत्काल हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तत्काल ही विद्यार्थी द्वारा जो जिज्ञासा है उसको शांत करने की कोशिश की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ खाली जगह के बीच होगी। ठीक है, औसत पूछा है, अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, औसत या दोस्तों सामान्य बुद्धि। ठीक है, औसत बुद्धि वाले या सामान्य बुद्धि एक ही बात होती है। तो 90 से 110 के बीच होती है, 90 से 109 दे रखा है, तो ये आप लोग इसी को लगाइएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होगी। ठीक है, तो IQ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, ये होता है हमारा दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन पूछा है हमसे, तो इसको हम हल करेंगे। मानसिक आयु कितनी दे रखी है दोस्तों, मानसिक आयु दे रखी है 5 वर्ष, और वास्तविक आयु क्या है दोस्तों, ये 4 वर्ष दे रखी है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो यही होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा में 100 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। तो 4 से इसको हम डिवाइड मतलब भाग दे देंगे 4 से, तो 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 5 गुणा 25 बराबर कितना हो गया, 125। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, गुणा 100 होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर वास्तविक मानसिक आयु दे रखी है 5 वर्ष, वास्तविक आयु दे रखी है 4 वर्ष, तो 5 बटे 4 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। 4 से भाग दे देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 बार घटेगा, क्योंकि 25 चौके 100 होते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा हमारे पास 5 और 25 बचा, इन दोनों की गुणा कर देंगे, और 25 पंजे कितने हो जाएगा, 125। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसका कथन है, VN झा का है, स्किनर का है, डेविस का है, दोस्तों वुडवर्थ का है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था, तो दोस्तों ये आपका स्किनर ने कहा था, स्किनर की परिभाषा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गार्डनर ने 8 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है।
ठीक है। 8 बुद्धि, पहले इन्होंने 7 बुद्धि बताई थी, उसके बाद 8 बुद्धि और उसके बाद 9 बुद्धि। तो 9 बुद्धियाँ बताई हैं इन्होंने, 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। तो वही पूछा है हमसे, ठीक है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या दोस्तों भाषात्मक बुद्धि। तो इसमें दोस्तों आपकी स्थान संबंधी बुद्धि भी होती है, ठीक है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है दोस्तों, भाषात्मक बुद्धि। ये तीनों दोस्तों इन्होंने बताई हैं गार्डनर ने, ठीक है। 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं इन्होंने, लेकिन भावात्मक नहीं बताई है। तो यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो दोस्तों ये आपकी 11 से 15 मानी जाती है, वैसे 11 से 18 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संवेदी प्रेरक, प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई, संवेदी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी प्रेरक जिसकी जो आयु सीमा होती है, आयु अवधि होती है, वो दोस्तों आपकी 0 से 2 वर्ष होती है संवेदी की, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और अमूर्त की होती है 11 से 18, ठीक है। ये आपकी 4 अवस्थाएं दे रखी हैं, 4 अवस्थाओं में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लेवल कितना होता है? जड़ बुद्धि, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है, कितनी होती है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों ये आपकी 25 से कम होती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, 25 से कम बिल्कुल जड़ बुद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं 9 महीने लगते हैं, ठीक है। 9 महीने लगते हैं दोस्तों, और 1 महीना आपका 30 दिन का माना जाता है। तो 9 ये कितने हो गए? 27 है ना, 270 दिन, तो लगभग 280 दिन का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नवजात शिशु का भार होता है, तो नवजात शिशु का जो भार होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका 7 पाउंड, ठीक है दोस्तों, 7 पाउंड के बराबर होता है। जो लड़का होता है उसका ज़्यादा होता है, तो होता है आपका 7.15 होता है लगभग, ठीक है दोस्तों, 15, और लड़की का 7.13, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा पॉइंट में, ठीक है। तो 7 दे रखा है, इसमें पॉइंट में दे नहीं रखा है, तो 7 ही लगाएंगे, क्योंकि 7 ही लगभग में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये आपके थॉर्नडाइक ने दिया था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल में, बौद्धिक काल में, मुगल काल में? दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये वैदिक काल में किया जाता था, वैदिक काल की परंपरा है। तो ऑप्शन बी ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। निचली कक्षाओं की बात हो रही है दोस्तों 1 से 5 तक, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है खेल पद्धति। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। बहुत ही अच्छे और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। विश्वसनीय प्रश्न है दोस्तों, 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आपने CDP से निकाले, ठीक है दोस्तों। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यूपी टेट के लिए रामबाट क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या दोस्तों सही है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। तो दोस्तों यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, भेदभाव को प्रदर्शित करता है, लैंगिक भेदभाव को, है ना दोस्तों, कि वो
लड़की ज़्यादा होशियार, लड़की कम होशियार होती हैं, लड़के ज़्यादा होशियार होते हैं। तो ये दोस्तों आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है, वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने दोस्तों आपका सामाजिक का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चों में उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। या ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई। ठीक है, जब कोई बच्चा फेल होता है तो दोस्तों उसमें आपका क्या होता है, व्यवस्था फेल होती है। जो आपने पढ़ाया है वो फेल होता है, जो व्यवस्था उसके लिए दी गई थी वो सही नहीं थी, उसकी समझ में नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, व्यवस्था फेल हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ठीक है, रटकर, सुनकर, समझकर या दोस्तों देखकर। तो किसी चीज़ को हम समझकर जब सीखते हैं, ठीक है, तो वो स्थायी हो जाता है, उसको वो हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर। रटकर तो बिल्कुल नहीं होगा, रट्टा मान तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। बाल केंद्रित मतलब बच्चा जो है केंद्र में होना चाहिए शिक्षा के। ठीक है दोस्तों, तो आधारित नहीं है ये पूछा है। समस्या आधारित, अन्वेषण खोज, निर्देशित अन्वेषण खोज या प्रदर्शन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रीय शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रदर्शन। प्रदर्शन करना कोई भी बाल केंद्रीय शिक्षा पर आधारित नहीं है। ठीक है, निर्देशित अन्वेषण खोज हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, समस्या आधारित हो जाएगा। ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दोस्तों दबाव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ जिसको हम दोस्तों पर्सनैलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्सनैलिटी फैक्टर। पीएफ का मतलब होता है दोस्तों पर्सनैलिटी फैक्टर, है ना दोस्तों। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग जो होता है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 16 पीएफ का प्रयोग किसके लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इस परीक्षण का जो निर्माण किया था वो दोस्तों किसने किया था? कैटल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कैटल ने किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस परीक्षण के अंतर्गत दोस्तों 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यह शील गुण कौन कौन से हैं? तो ये आप देखो, ईमानदारी हो गया, सत्यता हो गया, है ना, आधुनिकवाद हो गया, सत्य एवं अहिंसा हो गया, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, विश्वास, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्मगौरव। ये सभी दोस्तों आपके शील गुण हैं 16। ठीक है, इनका मापन किया जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो किसने किया था 16 पीएफ? किसने दिया? तो दोस्तों ये आपका कैटल ने दिया था। कैटल ने इसका निर्माण किया। ठीक है, पीएफ मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर, तो व्यक्तित्व का मापन करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, ये दोस्तों स्पेयरमैन ने। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, कैटल ने दिया था बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? कैटल ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो है अर्थात तरल ठोस सिद्धांत कैटल ने दिया। ठीक है दोस्तों, कैटल ने दिया। कैटल के अनुसार दोस्तों बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए गए, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ठीक है दोस्तों, तरल ठोस बुद्धि को दोस्तों तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है तरल को, जबकि ठोस बुद्धि जो है उसको दोस्तों शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धियाँ बताई, तरल और ठोस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? थर्स्टन तथा लिकर्ट। बुद्धि, अवृत्ति, मूल्य, ये दोस्तों व्यक्तित्व।
बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो दोस्तों, अभिवृत्ति। ठीक है दोस्तों, थर्स्टन एवं लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपकी अभिवृत्ति से संबंधित हैं, अभिवृत्ति से। ठीक है, सन 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के लिए नियम का प्रतिपादन किया था, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापन था। सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का, या दोस्तों या फिर बुद्धि का? तो उत्सुकता परीक्षण जो है ये दोस्तों आपका किसका है? ये आपका दोस्तों सृजनात्मक का घटक है। किसका है दोस्तों? सृजनात्मकता का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मनोवैज्ञानिक वॉरेन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषता बताई हैं। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। जो स्वतंत्र बालक होते हैं, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, जो सृजनशील बच्चे होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। जटिल समस्याओं में रुचि लेते हैं। एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है उनके अंदर अंतर। ठीक है दोस्तों, और मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं, मौलिक कर्तव्य उनको अच्छी तरह से आते हैं। उत्सुकता होती है नई नई चीज़ों को जानने की। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उत्सुकता जो है सृजनशीलता का मापन एवं परीक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या उपयोगिता? तो मौलिकता होती है, प्रभाव भी होता है, उपयोगिता भी होती है। तो दोस्तों मितव्ययता हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गहने निम्न में से किससे संबंधित हैं? गहने अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, दोस्तों अधिगम का प्रबंधन। तो गहने जो है दोस्तों आपके अधिगम का श्रेणी सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, गहने का संबंध किससे है? अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से। ठीक है, गहने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा करके पहाड़ सा बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से ये गहने का है, और इन्होंने 8 प्रक्रियाएं बताई। संकेत अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम चौथे नंबर पर शाब्दिक अधिगम है, 5वें पर बहुभेदन है, 6ठे पर प्रत्यय है, 7वें पर सिद्धांत है, और 8वें पर दोस्तों आपका समस्या समाधान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने 8 प्रकार के श्रेणी क्रम बनाया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इस प्रकार से 8 प्रकार दिए थे इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नमूना है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, या दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान जो है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत जो है वो आवश्यकता है। क्या है दोस्तों? आवश्यकता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों ये आपका इब्राहिम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चन CDP से, बाल मनोविज्ञान से। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें। 30% की तैयारी करें CDP की। ठीक है, और शाम को 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, वो कॉम्बो है आपकी दोस्तों। यूपी पुलिस के लिए भी रामबाण है और योर यूपी टेट के लिए भी, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, उसको भी देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।